ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.11 1.11 देखें या 11th क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, ए पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 into 10⁻⁻7 कूलम। फर्स्ट पार्ट में बताना है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच, एंड बी में आपको बताना है इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में यह बताया जा रहा है कि एक पॉलीथीन वूल के साथ रब किया जा रहा है, तो रब करने के बाद पॉलीथीन पे जो है निगेटिव चार्ज आता है 3 into 10⁻⁻7 कूलम। समझ में आया? 3 into 10⁻⁻7 कूलम का निगेटिव चार्ज जो है पॉलीथीन पे आ जाता है। तो आपको फर्स्ट पार्ट में ये बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम विच टू विच। ओके, और सेकेंड में बताना होगा कि क्या मास भी ट्रांसफर होगा, ये बताना है। आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है, निगेटिव चार्ज 3 into 10⁻⁻7 कूलम। तो जो ट्रांसफर चार्ज हो रहा है Q इक्वल टू कितना है 3 into 10⁻⁻7 कूलम। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। अब पहले तो आपको ये बता दूं, देखो जब कोई चीज रब करेंगे, यहाँ वूल और पॉलीथीन को हम रब कर रहे हैं, रब करने के बाद पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर चार्जिंग से मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। इनिशियली जब आपका यहाँ पे पॉलीथीन होगा, यहाँ पे वूल होगा, दोनों स्टार्टिंग में न्यूट्रल होंगे, लेकिन जब इनको रब करेंगे तो बताया जा रहा है कि ये जो पॉलीथीन है इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। कितना आ रहा है 3 into 10⁻⁻7 कूलम का इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो नेगेटिव चार्ज आने से मतलब है कि वूल से, ये आपका पॉलीथीन है, ठीक है ना, और ये आपका क्या है वूल है, तो इससे इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जो गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है ना, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। बात समझ में आया? तो इस पे नेगेटिव चार्ज हो रहा है, दैट मीन्स वूल से पॉलीथीन पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब बात आ रही कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज के बीच जो रिलेशन होता है ये होता है Q इक्वल टू NE फार्मूला। ठीक है ना, तो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम फाइंड आउट कर सकते हैं Q डिवाइडेड बाई E से। तो Q की वैल्यू क्या होगी 3 into 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई E। E मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है कितना होता है 1.6 into 10⁻⁻19। ओके, बात समझ में आ गया? ये होगा। चलिए अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 1.6 से 3 को डिवाइड करिए और 10⁻⁻19 है, 10⁻⁻7 ये ऊपर जाएगा, इसको हम राइट कर सकते हैं 30 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 10⁻⁻19 और -7 है तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 16 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 1.875 आ जाएगा। डिवाइड करके देंगे मल्टीप्लाई 10⁻12। ओके, अगर हम कहें अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 2 into 10⁻12। ओके, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। बात समझ में आ गया? मतलब वूल से जो है पॉलीथीन पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, अप्रोक्सीमेट 2 into 10⁻12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। चलिए एग्जैक्ट वैल्यू आपकी ये है और अप्रोक्सीमेट हम राइट करना चाहें तो 2 into 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए ये फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया। ये पूछा जा रहा था फर्स्ट पार्ट में कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। तो किससे ट्रांसफर हो रहा है, फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। ठीक है, फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन।
ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि ये बोला जा रहा है कि पॉलीथीन पे निगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। कितना निगेटिव चार्ज? 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम। पॉलीथीन पे ये चार्ज जनरेट हो रहा है, निगेटिव चार्ज। तो पॉलीथीन पे निगेटिव चार्ज हो रहा है, दैट मीन्स वुड से पॉलीथीन पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, वुड से पॉलीथीन पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पॉलीथीन पे निगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। बात समझ में आ गया? जिसपे निगेटिव चार्ज जनरेट होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर बोलता कि पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं। चलिए, क्लियर हो गया? बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या बताया जा रहा है? इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुड टू पॉलीथीन? यस। जब भी देखिए एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो क्यों उसके साथ साथ ऑलवेज मास भी वेरी करेगा, मतलब मास चेंज होगा। क्यों चेंज होगा भाई? इलेक्ट्रॉन पे मास होता है, कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे मास? कितना होता है? Me is equal to 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। चलिए, वेरी स्मॉल मास है बट मास तो है ना। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे तो कितना मास ट्रांसफर होगा? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो जिसपे इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका मास बढ़ जाएगा और जिससे इलेक्ट्रॉन हटेगा उसका मास रिड्यूस होगा। तो यहां पर अगर सिंपल वे में आपको बताऊं तो वुड से अभी बताया था आपको, ये क्या है? वुड है और ये क्या है? पॉलीथीन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस पे से इस पे आ रहे हैं, इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इस पे आ गया निगेटिव चार्ज। ठीक है, इससे हट रहा है तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस पे आपके आ रहे हैं। ओके, तो इसका मास इंक्रीज करेगा। मास क्या करेगा? मास पॉलीथीन का इंक्रीज करेगा और इसका मास क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आया? तो मास का ट्रांसफर होगा या नहीं? वो होगा। क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है, इस पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, दैट मीन्स इस पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है दैट मीन्स इसका मास बढ़ेगा। जितना इलेक्ट्रॉन आएंगे उतना मास उसी के अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना? तो क्लियर हो गया कि मास का भी ट्रांसफर होगा। तो ऐसा क्या हो जाएगा? यस, मास का ट्रांसफर होगा। चलिए, यस, बट निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मास कर सकते हो, बट निग्लिजिबल वेरी स्मॉल, अभी कैलकुलेट करके बताता हूं। नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मास, अमाउंट ऑफ मास। देखिए अगर हम कहें, अगर हमें कैलकुलेट करना होगा कि कितना मास जो है ट्रांसफर होगा, ओके, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है? 1.875 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ना। तो जो मास ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.875 इंटू 10⁻12 मल्टीप्लाई, और एक इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 की। बात समझ आया? एक इलेक्ट्रॉन पे मास इतना है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं पॉलीथीन पे। तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इतना मास ट्रांसफर होगा। 2 होगा तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। अगर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे तो इस दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास का ट्रांसफर आ जाएगा। ठीक है, तो 1.875 मल्टीप्लाई 9.1 इंटू 10⁻, देखें पावर आपका क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट कर दें, करीब 11 से 2 9 आ जाएगा और यहाँ 1 बचेगा, 2 में से 1 आ जाएगा, 10⁻⁻19 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आपका आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगभग 17 के आसपास आएगा, 17 पॉइंट समथिंग आएगा इंटू 10⁻⁻19, या इसको राइट 1.7 इंटू 10⁻⁻18 किलोग्राम। इतना मास ट्रांसफर होगा, विच इज वेरी स्मॉल वैल्यू ना, बहुत ही कम वैल्यू होगी। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, अप्रोक्सीमेट हमने राइट किया, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेते हैं,
अप्रोक्सीमेट वैल्यू राइट किए हैं। हाँ ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, तो नोट डाउन कर लें। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 देखें एक्सरसाइज का। फर्स्ट पार्ट है आपका, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फेयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर्स separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 raised to power minus 7 coulomb? The radii of A and B are negligible compared to the distance of separation. क्वेश्चन समझ में आ गया कि टू चार्ज स्फीयर है। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट ये कहा जा रहा है कि टू चार्ज स्फीयर है, एक चार्ज स्फीयर आपका ए है और दूसरा चार्ज स्फीयर बी है। दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है, कितना है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर ओके, चार्ज ए एंड बी, और दोनों पे जो चार्ज है कितना है 6.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 7 कूलम। इस पे भी है और इस पे भी 6.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 7 कूलम है। क्लियर हो गया। ये कहा जा रहा है कि टू चार्ज स्फीयर है ए एंड बी, दोनों जो है 50 सेंटीमीटर अपार्ट में रखे गए हैं, और ये कहा जा रहा है कि इनके जो रेडियाई है, मतलब दोनों स्फीयर का जो रेडियस है वो इनके सेपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू क्या है, नेग्लिजिबल है। ठीक है ना, तो रेडियस को इग्नोर किया जा रहा है। दैट मींस सेंटर डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है इसमें, म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। देखिए रिपल्सन तो होगा क्योंकि दोनों सेम चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो सेम चार्ज जब पास रखे होते हैं उनके बीच रिपल्सिव फोर्स एक्ट करता है। तो बाई कूलम्स लॉ, बाई कूलम्स लॉ ठीक है ना, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है ना, इसमें देखिए K की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 9 मल्टीप्लाई 6.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई 6.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। देखिए 50 सेंटीमीटर है ना, ये आर है, आर कितना 50 सेंटीमीटर है। तो यहां पे मैं बता देता हूं आपको, आर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 मीटर आ जाएगा। ओके, 50 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 मीटर आ जाएगा। तो मीटर वैल्यू पुट करेंगे 0.5 का होल स्क्वायर। ओके चलिए, तो अब क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 6.5 मल्टीप्लाई 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 7 माइनस 14 आ जाएगा। तो 9 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 0.5 का स्क्वायर मीन 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। ओके, देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो 5 से 65 को डिवाइड करिए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 से 65 को डिवाइड करेंगे, ये भी आ जाएगा 13। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 169। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू 9 माइनस 14 तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 14 तो आ जाएगा 10 रेज़्ड टू माइनस 5। अब 169 में 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 9 जा 81 का 1, 9 6 जा 54,
प्लस 8, 62 का 2 आ जाएगा, 9 1 या 9 प्लस 6 15, ठीक है, 1521 आ गया, इंटू 10⁻⁻5, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 1.521 इंटू 10⁻⁻2, ओके। इतना न्यूटन का फोर्स एक्ट करेगा, 1.521 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन का फोर्स। क्लियर होगा, समझ में आ गया। हमें क्या करना है, यहाँ पे दो चार्जेस हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, तो रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। दोनों के बीच जो सेपरेशन है 50 सेंटीमीटर का है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया 0.5 मीटर, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग F = K Q1 Q2/r² होता है, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है, Q1 Q2 वैल्यू सेम है 6.5 इंटू 10⁻7, 6.5 इंटू 10⁻7, 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। 0.5 से 6.5 को डिवाइड करो 13 आएगा, और ये 13 आ जाएगा। 13 क्या कितना होता है, 169 होता है, और इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1521 आ जाएगा इंटू 10⁻5, 9 - 14, ठीक है। 10⁻5 सिंप्लीफाई किया, आपका ये आ गया। इतना न्यूटन रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। कैसा फोर्स करेगा, रिपल्सिव फोर्स। क्लियर हो गया? तो इसे नोट डाउन कर लें। ये फर्स्ट पार्ट था आपका, रब कर दें। चलिए रब करते हैं इसको। अब भी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में कहा जा रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द एबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। मतलब अभी यहां पर कहा जा रहा है कि जो चार्ज पहले वाले थे, 2 चार्ज स्फीयर है, 2 चार्ज स्फीयर ए एंड बी है। अब इनके बीच जो सेपरेशन है हाफ कर दिया जाता है। हाफ मतलब 50 सेंटीमीटर का हाफ कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर हो गया। 50 सेंटीमीटर का हाफ 25 सेंटीमीटर। और चार्ज को डबल कर दिया जा रहा है। चार्ज को डबल कर दिया जा रहा है। दैट मीन्स अब ये कितना होगा, 2 इंटू 6.5, 2 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। और इसको भी डबल कर दिया गया, तो 2 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁷। क्लियर है, बात समझ में आ गया। और इसको हाफ किया गया, मैं उसी फॉर्म में राइट कर रहा हूं, 50/2 सेंटीमीटर। क्लियर है, हाफ कर दिया गया। तो अब हम इनके बीच अब कितना फोर्स एक्ट करेगा इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर एक बहुत ही सिंपल वे में आपको बताता हूं होगा क्या। देखिए चार्ज को डबल किया जा रहा है और डिस्टेंस को हाफ किया जा रहा है ना। तो फोर्स कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होता है, F = K Q1 Q2/r², ये होता है, ठीक है। पहले वाले केस में जो चार्ज Q था, इसको अगर हम Q मान लें, Q1 Q है और Q2 भी क्या है, Q है। तो पहले वाले चार्ज इसको समझो आप, ठीक है ना। ये आपका कितना है, Q है। तो अब यहां चार्ज क्या हो जाएगा, K इंटू 2Q इंटू 2Q डिवाइडेड बाई r²। पहला वाला जो डिस्टेंस था इसको मान लो, ठीक है ना। तो आ जाएगा r/2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आया, नहीं आया, इसको मान लो r1, ठीक है। F = K Q1 Q2/r1 का स्क्वायर फार्मूला होता है। हमने इसको r1 मान लिया जस्ट सेपरेट करने के लिए। इनके बीच का डिस्टेंस जो है, चलो r है, तो ये हमने r1 ले लिया, ठीक है। तो r1 का स्क्वायर आता है, लेकिन r1 क्या है, r/2 का होल, r/2 हो जाएगा। पहले वाले डिस्टेंस का हाफ हो जाएगा, r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4, K × 4 Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई
आर स्क्वायर अपॉन 4, तो फाइनली आ जाएगा 4 4 जा 16 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। अब देखिए ये वैल्यू भी हमने कैलकुलेट किया है, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया है। तो हमारी वैल्यू क्या आई थी, उस वैल्यू की इसमें हम पुट कर देंगे जो भी हमने कैलकुलेट किया था। ये आपका सेकेंड केस के लिए है, एफ डैश मान लो फोर्स, एफ डैश इक्वल टू आ जाएगा 16F। ठीक है, यहां पर एफ की वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, अभी जो हमने इससे पहले वैल्यू कैलकुलेट किया था जो आई थी अप्रोक्सीमेट आई थी आपकी 1.5, 16 मल्टीप्लाई 1.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -2 न्यूटन अप्रोक्सीमेट आया था ना। तो इसको जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0 15 24 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -2 आ जाएगा 0.24 न्यूटन। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, इतनी वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे हमें कंप्लीट पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। पहला वाला केस हम सॉल्व कर चुके हैं, कूलम्स फार्मूला यूज करिए। यहाँ पे क्या करें, चार्ज को डबल कर दीजिए। Q1 आपका 2Q हो गया, Q2 2Q हो गया और R हाफ हो जाएगा, R/2 का होल स्क्वायर। पहले इस फॉर्मूले को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है ना, तो 2 2 जा 4 और R स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा तो 16 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या है, अभी जो हमने एफ कैलकुलेट किया था। ठीक है, एफ डैश इक्वल टू 16F आ गया। उस एफ की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ से हमारा कैलकुलेशन बच जाएगा। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लें।